Hello everyone, I'm Priyanshi. Welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you about schools of psychology. Psychology टॉपिक के ऊपर ये थर्ड वीडियो है, थर्ड क्लास है। इससे पहले मैं 2 वीडियोस में साइकोलॉजी के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि पहले आप वो वीडियोस देखें, देन इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो में हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के करेंगे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी को करेंगे। पहले 5 हम इस वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। इसमें हम करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चरलिज्म, देन सेकंड फंक्शनलिज्म, थर्ड साइकोएनालिसिस, फोर्थ बिहेवियरिज्म एंड फिफ्थ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। तो इन 5 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और मैं चाहती हूँ कि पहले आप उन 2 वीडियोस को देखें, देन इस थर्ड वीडियो को पढ़े ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी समझ में, सारी चीजें अच्छे से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के प्रोपाउंडर या जिन्होंने दिया था उनका नाम है विल्हम वुंड। विल्हम वुंड ने जो था पहली जो लैब खोली थी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक जिनको कहा जाता है विल्हम वुंड, तो उन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी का पहला स्कूल दिया कि वो है स्ट्रक्चरलिज्म। और इन्होंने इसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म नहीं रखा था, इन्होंने इनका नाम दिया था वॉलंटरिज्म, यानी जो उनके थॉट्स थे उन्होंने उसका नाम दिया था कि मैं इसको बोलूंगा वॉलंटरिज्म। ये तो इनके स्टूडेंट थे ईवी टिचनर, जिसने इसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म दिया था। विल्हम वुंड ने बोले कि हम जो है माइंड के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, दैट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब है कि हम माइंड के स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, हम माइंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके उसके स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने ये जो थॉट्स अपने दिए थे उसका नाम वॉलंटरिज्म रखा था, लेकिन जो मतलब उनके स्टूडेंट थे ईवी टिचनर, उन्होंने जो है इसका नाम स्ट्रक्चरलिज्म कर दिया था, वॉलंटरिज्म को हटा के स्ट्रक्चरलिज्म दिया था। और हम स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से ही स्कूल ऑफ थॉट को जानते हैं। इसका नाम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की स्टडी करते हैं। वो कहते हैं कि ब्रेन हमारा हार्डवेयर है, जैसे कंप्यूटर में ब्रेन हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, तो ऐसे ही ब्रेन हार्डवेयर है और जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है। तो हम जो है उस माइंड की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो इनका ओल्डेस्ट मेथड, भाई हम माइंड की स्टडी कैसे करेंगे, हम स्ट्रक्चर को कैसे पढ़ेंगे, तो उन्होंने एक मेथड दिया था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। ओल्डेस्ट मेथड है ये साइकोलॉजी का। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी इंसान से, किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपने क्या सोचा, क्या अनुभव किया, तो उसके बिहाफ के ऊपर हम उसके स्ट्रक्चर की उसके माइंड के स्ट्रक्चर की स्टडी करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया, किसी व्यक्ति ने कुछ, जैसे कि भाई वो कहीं पिकनिक पे गया, मान लेते हैं हम अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पे गया, तो हम उससे पूछेंगे कि आपका भाई कैसा एक्सपीरियंस था, तो वो बताएगा। या फिर कोई सपना देखा, तो आप भाई आपने उस सपने के बारे में क्या सोचा, क्या देखा, तो उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन, यानी अपनी ही फीलिंग को बार बार गहनता से सोचना कि भाई मैंने क्या सोचा, मैंने क्या देखा, मैंने क्या अनुभव किया, उसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इसी भाई अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप झूठ भी बोल सकते हो भाई कि आप बाई चांस आपको अच्छा नहीं लगा जैसे पिकनिक पे जाना, लेकिन फिर भी आपने बोल दिया कि हाँ मेरे को अच्छा लगा, ये आपने झूठ बोल दिया, लेकिन मेरे को थोड़ी पता है कि आपने झूठ बोला है। तो इस तरीके से इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं थी, वो इंसान से मतलब कि व्यक्ति जो व्यक्ति पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता था। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को मतलब इतना अच्छा नहीं माना गया, इंट्रोस्पेक्शन मेथड को अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति जो है वो झूठ बोल सकता है, वो अपने एक्सपीरियंसेस को मोल्ड करके बता सकता है, तो इस मेथड को इतना मतलब कि अच्छा नहीं माना गया। और स्ट्रक्चरलिज्म भी इतना वो नहीं, मतलब कि क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा किया गया। तो स्ट्रक्चरलिज्म के अंदर एक इम्पोर्टेंट नाम और आता है मार्गरेट वॉशबर्न का। ये भी इनकी स्टूडेंट थी, जिन्होंने एक बुक लिखी थी द एनिमल माइंड, और ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी की थी इन 1894। पहले के समय में क्या होता था, वुमेन्स को राइट्स तो भी देते नहीं थे, तो पीएचडी उन्हें एजुकेशन का राइट भी नहीं था। तो पहली वुमेन थी जिन्होंने पीएचडी करी थी इन 1894, मार्गरेट वॉशबर्न। तो ये जो कुछ नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको लर्न करने हैं। मार्गरेट वॉशबर्न ने पहली महिला थी जिन्होंने पीएचडी की थी इन 1894 के अंदर। तो ये था स्ट्रक्चरलिज्म, जिसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की स्टडी करते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, हम माइंड की स्टडी करेंगे। कैसे करेंगे? थ्रू द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब नेक्स्ट आता है एक मेथड फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म वालों ने बोला कि स्ट्रक्चरलिज्म कुछ नहीं होता, हम कैसे स्टडी करेंगे, हम माइंड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे स्टडी कर सकते हैं, हम थॉट्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे स्टडी कर सकते हैं, फंक्शनलिज्म वालों ने बोला। उन्होंने कहा कि भाई
अब जैसे हम कुछ सोचते हैं तो हम एक थॉट से दूसरे थॉट पे पहुंच जाते हैं, फिर तीसरे पे पहुंच जाते हैं, फिर फोर्थ पे, मतलब ऐसे हमारी जो थॉट्स हैं, ट्रेन ऑफ थॉट्स बनती चली जाती है। तो वो कहते हैं कि ये जो थॉट्स हैं, इनको हम डिवाइड करके नहीं देख सकते, हम एक साथ देखेंगे इनको, हम फंक्शन की स्टडी करेंगे कि माइंड कैसे फंक्शन करता है। हम उन थॉट्स के थ्रू ये देखेंगे कि माइंड कैसे कार्य करता है, कैसे इसकी क्या उसका कार्य है, कैसे वो फंक्शन करता है। तो फंक्शनलिज्म दिया था विलियम जेम्स ने। और विलियम जेम्स जो थे, उन्होंने एक बुक लिखी थी, वेरी फेमस बुक, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, इन 1890। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना होता है फंक्शनलिज्म के अंदर, कि हम एवरीडे लाइफ के अंदर कैसे काम करते हैं, कैसा हमारा माइंड फंक्शन करता है, हम क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, मतलब स्ट्रक्चर में डिवाइड ना करके हम एवरीडे लाइफ में कॉन्शियसनेस टू द एवरीडे लाइफ, इसका बेसिक वो है कि हम माइंड के फंक्शन की स्टडी करते हैं कि माइंड कैसे फंक्शन करता है। और इसमें भी एक इम्पोर्टेंट नाम आता है मैरी विटन काल्किंस का, जिन्होंने बुक लिखी थी अन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, दिस इज द साइन ऑफ साइकोलॉजी। ये जो थी, फर्स्ट वुमेन थी, प्रेसिडेंट बनी थी ये एपीए की। एपीए स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इन 1905 के अंदर मैरी वेटन पाल्किन जो थी, पहली महिला थी जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी थी। और जो विलियम जेम्स हैं, वो भी फर्स्ट अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो इन्होंने जो है फंक्शनलिज्म को दिया था, उन्होंने कहा कि हम माइंड के फंक्शन की स्टडी करेंगे कि वो एवरीडे लाइफ में कैसे काम करता है, हम स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि हम ब्रेन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके कैसे देखें। तो ये बात थी फंक्शनलिज्म, जिससे हमें माइंड के फंक्शन को देखना है, कॉन्शियसनेस टू दी एवरीडे लाइफ की, एवरीडे लाइफ में माइंड कैसे फंक्शन करता है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी आता है हमारा साइको एनालिसिस, एंड इट इज ऑल्सो ए कोर्स ऑफ साइकोलॉजी। मैंने बताया था कि कोर्स ऑफ साइकोलॉजी 3 होते हैं, उसमें से एक आता है साइको एनालिसिस। तो साइको एनालिसिस दिया है सिगमंड फ्रॉइड ने। क्या था, सिगमंड फ्रॉइड जो थे, एक डॉक्टर थे, एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो मेंटल डिसऑर्डर, मतलब न्यूरल डिसऑर्डर जिन पेशेंट्स को होता था, उनको ट्रीट करते थे। उनके अंदर जैसे एक मूवीज वगैरह में, सीरियल्स वगैरह में, ड्रामास वगैरह में दिखाया जाता है कि अगर व्यक्ति कोई परेशान होता है, कोई उसको कोई ऐसा सपना आता है, वही उसके थॉट्स मन में कुछ ऐसे चल रहे होते हैं, तो वो एक डॉक्टर के पास जाता है और वो बैठा रहता है और वो डॉक्टर को अपने बारे में बताता है कि भाई मैं ऐसे सोचता हूँ, ऐसे करता हूँ, मेरे को ये सपना आता है। और डॉक्टर फिर उसकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करता है, जैसे डियर जिंदगी वगैरह में और एक के ड्रामा वगैरह में भी ये सब होता है। वो डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको बताते हैं कि भाई मेरे को ये सपना आता है, क्यों आता है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। तो यही थ्योरी जो थी, वो उन्होंने दी थी, साइको एनालिसिस थ्योरी, सिगमंड फ्रॉइड ने। क्योंकि साइको एनालिसिस जो है, ये नेम जो है, इसको हम एक थेरेपी भी बोलते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए दी जाती है। सिर्फ स्कूल ऑफ साइकोलॉजी तो है ही, साइको एनालिसिस एक थेरेपी भी है जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। इसको डेप्थ साइकोलॉजी भी बोला जाता है, साइको एनालिसिस को डेप्थ साइकोलॉजी भी बोला जाता है। इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं इनर पर्सन को, हम अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करते हैं। इसके अंदर 3 माइंड होते हैं हमारे, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक प्री कॉन्शियस माइंड, एंड थर्ड इज अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में भाई अम्मी मैं आपको बोल के बता रही हूँ, सारी चीजें मेरे दिमाग में जो चल रही है वो कॉन्शियस माइंड है। प्री कॉन्शियस माइंड होता है, जैसे अभी अभी प्रेजेंट में मैं यूज नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से कुछ पूछो, फॉर एग्जाम्पल आप ये पूछो कि भाई हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन है, तो मेरे को पता है कौन है और मैं फटाफट से आपको बता दूंगी। या फिर तो आप कुछ पूछो कि भाई मेरे फादर का नेम क्या है, अब फादर का नेम क्या है वो 24 घंटे मेरे दिमाग में नहीं चलता रहेगा, लेकिन जब भी आप मेरे से पूछोगे मैं आपको बता दूंगी। जैसे या फिर कोई टेबल हो गया, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 24/7 मेरे दिमाग में टेबल नहीं चलता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जब भी आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको बता सकती हूँ। ऐसे ही फोन नंबर भी हम जब भी कोई हमसे पूछेगा तो हम तुरंत बता देते हैं। तो इस तरीके से वो होता है प्री कॉन्शियस माइंड। देन लास्ट आता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और इसको ही हम साइको एनालिसिस के अंदर स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अनकॉन्शियस माइंड होता है वो फीलिंग्स, वो थॉट जो हमने रिप्रेस कर दी है, जो मतलब कि हम उनको ऊपर नहीं आने देना चाहते, वो उस माइंड की हम स्टडी करते हैं। और अनकॉन्शियस माइंड का जो पार्ट है, मतलब अनकॉन्शियस जो पार्ट है हमारे माइंड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है। सिगमंड फ्रॉइड ने एक बात और बोली है कि जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड है, वो हमारी पूरी लाइफ को, मतलब अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो हमारे एक्सपीरियंस आए हैं, अगर हमारा खुशहाल जिंदगी गई है, मतलब कि अच्छे एक्सपीरियंस है, तो हमें वो लेटर लाइफ में भी अफेक्ट करते हैं। अगर बैड एक्सपीरियंसेस हमें मिले हैं, हमें
अच्छी सी फैसिलिटीज नहीं मिले हैं, कोई ऐसा एक्सपीरियंस है, तो वो हमारी लेटर लाइफ को भी अफेक्ट करता है। यानी बोलते हैं कि 6 साल के बच्चे को जो है उसका जो है मतलब कि अच्छे से अगर सारी चीजें, सारी फैसिलिटी, भरण पोषण सारी चीज हुई है तो वो लेटर लाइफ में अच्छा करेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ है तो लेटर लाइफ में भी इतना अच्छा नहीं कर सकता, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, कि हमारी अर्ली लाइफ, अर्ली चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस है वो हमारी लेटर लाइफ को अफेक्ट करता है। वो बोलते हैं सिगमंड फ्रॉइड। तो 3 माइंड होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो हमें जो है इसमें साइको एनालिसिस के अंदर अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करनी होती है, हमें इनर पर्सन को अंडरस्टैंड करना है। अब मेरे अनकॉन्शियस माइंड में क्या है वो आपको नहीं पता है, लेकिन जब मैं साइको एनालिस्ट के पास जाऊंगी तो वो मेरे से पूछेगा और मेरे को बताना पड़ेगा कि भाई जैसे वो मेरे से कुछ भी पूछ सकता है कि भाई आपके इसके अंदर क्या होता है, ड्रीम एनालिसिस किया जाता है। क्योंकि व्यक्ति को कैसे सपने आते हैं, एक पर्सन को कैसे सपने आते हैं, उससे भी हम ये जान सकते हैं कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। तो हम उसके सपने भाई इसके अंदर ये सारी चीजें की सपनों की स्टडी की जाती है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सके कि इनर पर्सन में क्या चल रहा है। तो साइको एनालिसिस में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं इनर पर्सन को। अब बाहर से मैं कैसी हूँ वो सब आपको पता है, लेकिन मैं इनर से कैसी हूँ वो आप लोगों को नहीं पता है, तो उसी की स्टडी हम साइको एनालिसिस में करते हैं। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स। और इनका जो मेथड है कि हम साइको एनालिसिस हम अंडरस्टैंड कैसे करेंगे इनर पर्सन को, तो ड्रीम एनालिसिस इज वन ऑफ द मेथड। वो था साइको एनालिसिस के बारे में। अब नेक्स्ट आता है हमारा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म अगेंस्ट आया था इन तीनों के। हमें नहीं पता स्ट्रक्चर ऑफ माइंड क्या है, हमें नहीं पता फंक्शनलिज्म क्या है, कैसे फंक्शन करता है माइंड, हमें नहीं लेना देना। साइको एनालिसिस से हमें क्यों जानना है इनर पर्सन, हमें देखना है कि बिहेवियर क्या है पर्सन का। हम ऑब्जर्व करेंगे उसके बिहेवियर को। बिहेवियर मैंने बताए थे आपको 2 तरीके के होते हैं, एक ओवर्ट जो कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ओ टू ओ ओवर्ट बिहेवियर, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, एंड सेकंड इज कोवर्ट बिहेवियर जो इनर बिहेवियर होता है। तो बिहेवियरिज्म कहते हैं कि हमें जो है पर्सन के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को देखना है, हमें ओवर्ट बिहेवियर को देखना है, पढ़ना है, समझना है और फिर साइकोलॉजी की स्टडी करनी है। जैसे हमने जब स्टार्टिंग में साइकोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी तो हमने उसमें पढ़ा था कि साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियरिज्म। तो ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ द पर्सन। तो बिहेवियर की स्टडी इसी से आई है कि भाई बिहेवियरिज्म लोगों ने बोला कि हम बिहेवियर की स्टडी करेंगे। तो इसको दिया किसने है, इसको दिया है जॉन बी वॉटसन ने। और इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम बिहेवियरिज्म ही था, इन द ईयर 1912। और एक और बात, बिहेवियरिज्म जो है वो एक फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, क्योंकि ये जो था बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था बिहेवियरिज्म की। हाँ, लोगों ने माना कि ठीक है भाई, स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं कर सकते, हम फंक्शन की भी स्टडी नहीं कर सकते, हम इनर पर्सन को भी नहीं समझ सकते, लेकिन हाँ हम बिहेवियर को देख सकते हैं। तो ये जो थॉट था बहुत पॉपुलर हुआ और आज भी मतलब माने तो ये आज भी जाते हैं सारे, हम पढ़ रहे हैं इनको, बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये जो है बहुत पॉपुलर हुआ और इसको फर्स्ट कोर्स ऑफ साइकोलॉजी बोला गया। फर्स्ट कोर्स ऑफ साइकोलॉजी, नॉट स्कूल, फर्स्ट कोर्स ऑफ साइकोलॉजी। तो इनकी एक बात भी आती है कि आप मेरे को हेल्दी डजन इन्फेंट्स दे दो, यानी कि मेरे को 1 दर्जन हेल्दी बच्चे दे दो और मैं उनको जो चाहूं बना सकता हूँ। मैं उनको डॉक्टर बना सकता हूँ, मैं उनको लॉयर बना सकता हूँ, मैं उनको चोर बना सकता हूँ, मैं उनको टीचर बना सकता हूँ, मतलब जो मैं चाहूँ वो मैं उनको बना सकता हूँ। वो कहते हैं, जैसे जॉन लॉक ने बोला है कि माइंड ऑफ ए चाइल्ड इज टैबुला रासा, मतलब कि खाली तख्ती है, खाली स्लेट है, एक खाली बोतल की तरह, हम उसके अंदर जो चाहे वो भर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बच्चा जो होता है वो एक पेड़ की तरह होता है। तो लेकिन बिहेवियरिज्म क्या मानते हैं कि बच्चा जो है वो एक टैबुला रासा है, खाली स्लेट है, हम उसके ऊपर जो चाहे वो लिख सकते हैं। तो जॉन बी वर्डसन का ही एक कथन है, उन्होंने कहा है कि मेरे को हेल्दी डजन इन्फेंट्स बच्चे दे दो और मैं जो चाहूँ उन्हें बना सकता हूँ। मैं डॉक्टर चाहूँ डॉक्टर बना दूंगा, मैं उन्हें भाई लॉयर बनाना चाहूँ लॉयर बना दूंगा, चोर बनाना चाहूँ चोर बना दूंगा, यानी मैं उनके बिहेवियर को मोल्ड कर सकता हूँ। वो कहते हैं जॉन बी वॉटसन। ये जो थे एक इवान पावलो जो थी, उनकी उन्होंने क्या किया था, जो एक डॉग के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि भाई वो डॉग को रखते हैं, बैल बजाते हैं, देन खाना लेकर आते हैं, खाना देखने से डॉग के मुंह में सलाइवा आता है। तो फिर क्या होता है, ऐसे ही करते रहते हैं करते रहते हैं, बैल बजती है, डॉग के सामने खाना आता है, उसके मुंह में सलाइवा आती है। तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो प्लेट हटानी शुरू कर दी खाने वाली, लेकिन जब भी बैल बजती तो जो डॉग था उसके मुंह में सलाइवा आ जाता।
तो उससे क्या हुआ, कंडीशनिंग होगी, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग, कि बार बार स्टिमुलस रिस्पॉन्स, स्टिमुलस दिया जा रहा है हमें तो एकदम से रिस्पॉन्स हो, जैसे अभी मैं पूछूं आपसे 2 4 जा, तो आपके दिमाग में एकदम से आ जाएगा 8, क्योंकि हमारी इतनी बारी कंडीशनिंग हो चुकी है, हमने इतनी बारी टेबल को रिवाइज किया है 2 के टेबल को, कि हमारी जो है कंडीशनिंग हो चुकी है, हमें कोई भी पूछे 2 4 जा 8, हम फटाफट से बोल देंगे, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग हो चुकी है। कई बार जैसे अभी मैं आपको याद कराने की बात बोलूं, मैं बोलूं फंक्शनलिज्म किसने दिया था, विलियम जेम्स ने, फंक्शनलिज्म किसने दिया था, विलियम जेम्स ने, अगर उसको बार 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 रिपीट करेंगे, यानी एक तरह से रट्टाफिकेशन, उसी को बोलते हैं कंडीशनिंग, की कंडीशनिंग हो गई है। तो जब डॉग की वो प्लेट हटा ली गई वहां से, मतलब कि बेल बजने पर भी उसको खाना नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी डॉग के मुंह में जो है सलाइवा आया, क्योंकि उसकी कंडीशनिंग हो चुकी थी, उसे पता चल गया था बेल बजेगी खाना आएगा, तो उसके मुंह में सलाइवा आना शुरू हो गया। तो इवान पाब्लो ने इसको बोला क्लासिकल कंडीशनिंग, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो कि स्टिमुलस आएगा, रिस्पॉन्स आएगा। तो बिहेवियरिज्म इससे भी इंस्पायर्ड हुए थे जॉन बी वाटसन, और उन्होंने भी ये बोला था कि हाँ ऐसा होता है, मैं भी ऐसे ही डजन इन्फेंट्स को कुछ भी बना सकता हूँ। तो ये जो स्टिमुलस रिस्पॉन्स का बॉन्ड है, ये दिया है ईएल थॉर्नडाइक ने, ईएल थॉर्नडाइक फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एक बॉन्ड और दिया है, स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म प्लस रिस्पॉन्स, ये दिया है वुडवर्थ ने। वो कहते हैं कि रिस्पॉन्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स तो ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग, यानी ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग वो चेंज हो सकता है हमारा रिस्पॉन्स, हमारा स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। अगर ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अगर हम स्टिमुलस वो देंगे तो चेंज होता जाएगा। अब स्टिमुलस क्या होता है, मैं बोल रही हूँ बार बार स्टिमुलस स्टिमुलस स्टिमुलस, क्या होता है? तो एनी सडन चेंज दैट अकर्स इन द एनवायरनमेंट इज नोन एज स्टिमुलस। जैसे हमने अपनी छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर हम हाथ को ऐसे करते हैं आपकी तरफ, तो आपकी आंखें झपकती हैं, दैट इज स्टिमुलस। जब मैंने आपकी तरफ ऐसे हाथ किया, ये बोला स्टिमुलस, और जो अपने आंख झपकाई वो होता है रिस्पॉन्स। तो वही स्टिमुलस रिस्पॉन्स को जो बॉन्ड दिया था वो दिया था ईएल थॉर्नडाइक ने, एंड स्टिमुलस प्लस ऑर्गेनिज्म यानी SOR बॉन्ड वो दिया था वुडवर्थ ने। तो बिहेवियरिज्म में हम बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, बाहर के बिहेवियर को बच्चे के देखते हैं, मतलब बच्चे की क्या, सभी के, क्योंकि साइकोलॉजी इज नॉट रिलेटेड टू ओनली बच्चे, तो मतलब कि सबकी स्टडी करते हैं हम, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को हम देखते हैं, उसके बिहेवियर को हम मोल्ड भी कर सकते हैं। वो कहते हैं कि हम बिहेवियर को मोल्ड कर सकते हैं, कि हम जैसे कंडीशनिंग करके हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। जैसे लिटिल एल्बर्ट वाला एक्सपेरिमेंट भी आता है, कि एक टॉय दिखाया जाता था एक छोटे से बच्चे को, और पीछे से कोई डरावनी आवाज आती थी और फिर वो डर जाता था। बार बार ऐसा ही किया गया, तो वो मतलब कि फिर सिर्फ उस टॉय को रखा जाता उसके सामने, तो वो डर जाता, आवाज नहीं लगाई जाती, लेकिन फिर भी वो डर जाता, क्योंकि उसकी ऐसी कंडीशनिंग हो गई थी कि हाँ ये टॉय को अगर मैं टच करूंगा या टॉय मेरे सामने आएगा तो एक डरावनी आवाज आएगी, मैं मतलब वो डर जाता था। तो इस तरीके से लिटिल एल्बर्ट का एक्सपेरिमेंट, अलग अलग लोगों ने भी कंडीशनिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, दैट इज गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। ये दिया था मैक्स वर्दिनीर, कॉलर एंड कोफका ने। यहाँ पे नाम थोड़े छोटे लिखे हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं आपके लिए। मैक्स वर्दिनीर, कॉलर एंड कोफका ने दिया था। इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इनसाइट थ्योरी, जिसको गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बोला गया। ये क्या कहते हैं, ये सारे जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। तो जो गेस्टाल्ट है वो एक जर्मन वर्ड है, दैट मीन्स ऑर्गेनाइज्ड होल। इनका मतलब है कि द होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, कि हम किसी चीज को उसके पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं देखते हैं, हम एज ए होल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरे को देखोगे तो आप एज ए होल मुझे देखोगे, मेरी आईज अलग करके नहीं देखोगे, मेरे बाल अलग करके नहीं देखोगे कि हाँ मैडम ऐसी है कि भाई आंख अलग है, नाक अलग है, मुंह अलग है, मतलब ऐसे नहीं देखोगे आप मेरे को, एज ए होल प्रॉपर देखोगे कि हाँ एक होल है। जैसे एक गाड़ी है तो उसके टायर्स अलग करके नहीं देखोगे, उसकी भाई बॉडी अलग करके नहीं देखोगे, मतलब ऑर्गेनाइज्ड होल के रूप में हम किसी चीज को देखते हैं। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी भी यही कहते हैं कि हमें व्यक्ति को अलग अलग करके नहीं देखना है, कि हमें माइंड का स्ट्रक्चर अलग अलग करके देखना है। स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट ही थे ये भी, कि हम माइंड के स्ट्रक्चर को मतलब कि अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं देखते, हम एज ए होल स्टडी करेंगे सारी चीजों की। हम फंक्शन की भी स्टडी करेंगे, हम भाई इनर पर्सन की भी स्टडी करेंगे, हम ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की भी स्टडी करेंगे, हम पूरे टोटल रूप में हम किसी चीज को देखेंगे, उसको बोलते हैं गेस्टाल्ट साइकोलॉजी।
इनके नाम थे वैक्सवर्दमीर, कोहलर एंड कोफ्का ने, इन तीनों ने मिलके इनसाइड थ्योरी दी थी जिसको बोला जाता है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। एक टीचर ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था गेस्टाल्ट साइकोलॉजी का कि जैसे जो बादल होते हैं आसमान के अंदर, तो हम उनकी भी अलग अलग शेप्स बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये एलिफेंट जैसा लग रहा है, ये मतलब अलग अलग शेप बनाने की कोशिश करते हैं हम बादलों से। तो वही जो है हमारी साइकोलॉजी, वो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है कि हम उसको एज ए होल देखने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा ये बादल जुड़ के ये बन गया। तो इस तरीके से जो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी दी है बाय मैक्सवर्दमीर, कोहलर एंड कोफ्का ने। तो यही था हमारे इन 5 स्कूल्स के बारे में एक शॉर्ट रिकैप जल्दी से। स्ट्रक्चरलिज्म दिया किसने है? विल्हम वुंट ने। इन्होंने इसका नाम वॉलंटरिज्म लिखा था, लेकिन इनके स्टूडेंट ने, ईबी टिचनर ने इनको चेंज कर दिया। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड की। कैसे करते हैं? बाय द इंट्रोस्पेक्शन मेथड, एंड इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ साइकोलॉजी। देन सेकंड आया, और ये जो नाम मैंने लिखे हैं मार्गरेट बाशबर्न, और ये दूसरी लेडी का मैरी वेटन काल्किन, से बहुत इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन्होंने पहली वुमेन की थी जिन्होंने पीएचडी अर्न की थी। फिर भाई ये फर्स्ट वुमेन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट बनी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई 14th प्रेसिडेंट थी, वुमेन फर्स्ट थी लेकिन 14th प्रेसिडेंट थी। उससे पहले भाई मैन बनते थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देन फंक्शनलिज्म किसने दिया? विलियम जेम्स ने। विलियम जेम्स क्या कहते हैं कि हम माइंड के फंक्शन की स्टडी करेंगे, हम उसको कॉन्शियसनेस टू दी एवरीडे लाइफ, की एवरीडे लाइफ में हमारा माइंड कैसे फंक्शन करता है। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा अबाउट दी साइको एनालिसिस, दिया किसने? सिगमंड फ्रॉइड ने। हम इसके अंदर अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी करते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं इनर पर्सन की। देन नेक्स्ट हमने पढ़ा बिहेवियरिज्म, दिया किसने? जॉन बी वॉटसन ने। और इसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं एक्सटर्नल पर्सन को, हम पर्सन के ऑब्जर्वेबल बिहेवियर को देखते हैं, उसको समझते हैं। देन लास्ट हमने पढ़ा अबाउट दी गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, दिया मैक्सवर्दमीर, कोहलर एंड कोफ्का ने। और इसमें हम स्टडी करते हैं गेस्टाल्ट यानी होल, यानी सम ऑफ, सॉरी, होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट, की होल जो है वो बड़ा होता है ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी हम किसी चीज को अलग अलग तोड़ के नहीं देखते हैं, सभी को एक साथ देखते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये 5 स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।